नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए, पेश है रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी फैसला। सफिया अभी छोटी थी कि उसके बाप की मृत्यु हो गई। उसके पिता सबजज थे और जवान ही मर गए थे, इसलिए रुपया थोड़ा ही जमा हो सका था। 4 बच्चों को लेकर सफिया की माँ 25 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। सफिया की उम्र इस समय 6 साल की थी। बाप की याद तो उसको क्या होती, एक तस्वीर सपने की तरह कभी कभी आंखों में आ जाती थी। सफिया से छोटी 3 बहनें थी और सबसे छोटा लड़का तो गोद ही में था कि बेचारी पर यह परेशानी टूट पड़ी। मियाँ की मौत के बाद सफिया की माँ 4 बच्चों को लेकर मायके चली आई और वहीं भाई के पास एक छोटा सा मकान लेकर रहने लगी। अपनी शिक्षा की कमी का एहसास उनको हर मिनट रहने लगा। आज पढ़ी लिखी होती तो इस मुसीबत में काम आता। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए लड़कियों को जरूर पढ़वाएंगी। सारे कुनबे ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने एक न माना और पास के मिशन स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। लड़कियां सब होशियार थीं, हर साल अच्छी तरह पास होती थीं। सफिया तो बस किताब का कीड़ा बनी रहती। माँ की इच्छा थी कि मेरी सब लड़कियां कम से कम BA करें। शहर में हिंदू लड़कियों का इंटरमीडिएट कॉलेज था। जब सफिया ने मैट्रिक कर लिया तो उसको उन्होंने वहां भेजना शुरू कर दिया। अभी सफिया ने FA की परीक्षा दी थी कि उसके मामा के एक दोस्त के लड़के का रिश्ता उसके लिए आया। लड़का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस था, खानदान भी खाता पीता था। मामा अपनी लड़की की सगाई कर चुके थे। अतः बहन से कहा, लड़का अच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सफिया के लिए कोशिश करूं। बहन को बेटी के भी एक कराने की धुन लग रही थी। इनकार करने लगी, लेकिन भाई भाभी और दूसरे रिश्तेदार पीछे पड़ गए कि क्या गजब करती हो, ऐसा लड़का कहाँ मिल पाता है, तुम्हारे सर पर हाथ रखने वाला हो जाएगा। एक लड़की की अच्छी जगह तो हो जाए तो दूसरों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। तुम्हारी 3 तो बेटियां हैं, कुछ तो बुद्धि से काम लो। खुद तो औलाद के साथ दुश्मनी न करो। लड़की 18 साल की हो गई और पढ़ भी रही है। खुदा न करे अब सभी पर बुरा समय थोड़ी आता है। जब मियाँ अच्छा नौकर होगा तो फिर इसको क्या नौकरी करनी पड़ेगी। सब लोगों ने समझा बुझा कर सफिया की माँ को राजी कर लिया और मंदनी हो गई। इधर FA की परीक्षा उसने दी। हसन मिर्जा सूरत शक्ल के जरा अच्छे आदमी थे, साथ ही खुश मिजाज व सुशील स्वभाव के थे जो मिलता मुग्ध हो जाता। सफिया तो अनजान लड़की थी। मिर्जा उसके खाली दिल पर हर तरफ छा गए। मिर्जा भी उसको देखकर खुश हो गए। सफिया जिसने कभी आदमी की झलक भी न देखी थी, उसके सामने केवल आदमी की कसौटी किताबी थी। बहुत ही खुश हो गई। उसने जॉन ऑस्टिन के नावल पढ़े थे। वह मिसेज हेनरी वुड के नावलों की माहिर थी। शार्लेट ब्रिटनी को भी पढ़ा था। जिस तरह इन सब औरतों के हीरो लंबे मजबूत कैरेक्टर के भी थे, उसी तरह सफिया का काल्पनिक मर्द भी था। और उसने शादी के बाद यह सब गुण हसन मिर्जा में पाए, और जो गुण मौजूद न थे उसने अपनी ओर से पूरे कर लिए और हसन मिर्जा को अच्छाइयों की जीती जागती तस्वीर समझ लिया। कुछ दिनों बाद ही एक कमी जो उसने अपने मियाँ में महसूस की, जिससे उसको बड़ा दुख हुआ, वह यह थी कि हसन मिर्जा उसके खत खोलकर पढ़ लेते थे। उसकी प्रिंसिपल मिस मार्टिन ने उसको बताया था कि यह बहुत ही कमीनी हरकत है और कोई इंसान यह बात करे तो वह शराफत की कसौटी से गिर जाता है। शुरू में तो चुप रही, फिर जब हर बार ही यह बात देखी तो एक दिन कहने लगी, हसन, आप मेरे खत खोल लेते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछकर खोलते तो इजाजत तो मैं भी दे देती। आप खुद ही उस दिन कह रहे थे कि औरत का अपना व्यक्तित्व अलग है। कम से कम मुझको तो यह आदत अजीब सी लगती है। कभी अम्मा ने भी मेरे खत नहीं खोले। बीवी का संजीदा चेहरा देखकर हसन मिर्जा हैरान रह गए। उन्होंने किसी बुरी नीयत से खत न खोले थे। एक हिंदुस्तानी आदत उनमें थी कि किसी का खत पढ़ लेने को वह बुरा न समझते थे। उनके खानदान में तो कोई खत प्राइवेट होता न था। उनके चाचा ने एक बार भतीजी का खत जो उसने अपने मियाँ को लिखा था खोलकर पढ़ लिया था, और फिर वह आफत उठाई थी कि और पढ़ाओ लड़कियों को उर्दू, यह देखो क्या आशिकाना खत लिखा है। सारे घर को वह खत पढ़वाया गया था और लड़की कमबख्त का तो रो रो कर बुरा हाल था। उस दिन से उसने मियाँ को खत ही न लिखा था। उसके बाप बहुत आजाद ख्याल के थे और विलायत रह कर आए थे, और जब हसन ने सफिया का पर्दा तुड़वा दिया तो भी उन्होंने कुछ न कहा, और वह भी सबके खत खोल लेते थे। वह झेप गया, माफी चाहिए और कहा कि मेरी नीयत सफिया बुरी नहीं थी, आदत बुरी है, माफ करो। सच कोई और ख्याल न था। सफिया खुश हो गई और कहने लगी, मैं आपको खुशी से इजाजत देती हूँ कि आप जरूर पढ़ लें। मैंने तो एक बात उसूल वाली कही थी। लेकिन हसन मिर्जा ने बीवी का खत न खोला। हसन मिर्जा ताश के धनी थे, बुर्ज बहुत खेलते थे। सफिया कहती थी कि जुआ है, वह कहते थे कि हाँ है।
लेकिन इसमें हम तुम्हारी बात न मानेंगे। सफिया कहती, तो आप शहर में जो जुए के अड्डे हैं उन्हें क्यों पकड़ते हैं? इसमें और उसमें क्या फर्क है? हसन मिर्जा ने बहुत फर्क समझाने की कोशिश की कि वह जुआ तो अड्डों पर होता है और किस तरह यह अड्डे वाले बेईमान होते हैं, लोगों को ठगते हैं और उनकी रोजी रोटी सिर्फ इसी अड्डों के पैसों पर है। सफिया का जवाब था कि वह अड्डों पर जुआ खेलते हैं और आप क्लब में, वह अंग्रेजी शब्द है और यह हिंदुस्तानी। ठगने के बारे में तो आप स्वयं कहते हैं कि डॉक्टर साहब और दो एक वकील है। वह बहुत बेईमान है और वकील रामनाथ की रोटी का सहारा यही बुर्ज है। मुझे तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता कि वही बात आप लोग करें तो कुछ नहीं, दूसरे करें तो उन्हें पकड़ें। हसन मिर्जा ने हंसकर कहा, बीवी जान, हम बुर्ज खेलना न छोड़ेंगे। खैर यह आपकी हठधर्मिता है, वरन उसूल से तो आपके क्लब के जुए और अड्डे के जुए एक ही चीज है। हाँ, दोनों जुए एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, यह तो आप मानते हैं। हाँ मानता हूँ, हसन मिर्जा ने टालने के लिए कहा। तो आप जब मानते हैं तो उसी बात को क्यों करते हैं? हसन मिर्जा ने लाजवाब होकर बीवी को गोद में लेकर भींच लिया और उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर लिया और सफिया की आवाज की, जब एक बात समझ में आ जाए तो फिर कोई कैसे खिलाफ चल सकता है। पूरी तौर से बाहर न निकलने दिया और फिर उठकर क्लब चले गए। शहर में हिंदू मुसलमान फसाद का डर था, हर घर में इसी बात का चर्चा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। हसन मिर्जा भी दिन रात लगे हुए थे। खाने पर आ गए फिर चले गए, रात को गश्त लगाते थे। सफिया की समझ में ना आता था कि यह हिंदू मुसलमान लड़ते क्यों हैं। वकील बुर्जलाल जो हसन मिर्जा के दोस्त थे और सफिया को भाभी कहते थे, उसको समझाने की कोशिश करते थे कि यह सब दोष अंग्रेजों का है। हसन मिर्जा कहते थे, यार जब हम विद्यार्थी थे तो खद्दर पहनकर घूमते थे, अब 8 साल नौकरी करके मालूम हुआ कि सब बेकार की बातें हैं। हम खुद ही ऐसे हैं, मस्जिद और मंदिर की ईंटों पर एक दूसरे का खून बहाते हैं। सफिया पूछती कि आखिर कभी तो यह द्वेष शुरू हुआ होगा और उसके शुरू होने की कोई न कोई वजह होगी। बुर्जलाल कारण अंग्रेजों का राज बताते मिसेस बुर्जलाल दबे शब्दों में मुसलमानों पर सारा दोष थोपने की कोशिश करती और सुल्तान हसन, एक और वकील जिनका आना जाना भी हसन मिर्जा के यहाँ था, तेज होकर मिसेस बुर्जलाल की बात काटकर हिंदुओं को मुलाजिम ठहराते और हसन मिर्जा दोनों को दोषी ठहराते। इस भूल भुलिया से बाहर निकलने की सफिया कोशिश करती। देखिए, मैं तो हिंदू मुसलमान फसाद को एक बीमारी ख्याल करती हूँ। जिस तरह मेरी बच्ची रजिया को अभी 2 महीने पहले मलेरिया हो गया था, मैं तो समझती हूँ उसी तरह हिंदुस्तानी समाज में हिंदू मुसलमान फसाद भी एक बीमारी है। मैं तो डॉक्टर साहब की जान खा गई थी कि मलेरिया क्या है, क्यों होता है, क्या इलाज है। वह चाहे ऊब गए हों, लेकिन मैंने तो उनकी डॉक्टरी की किताबें तक लेकर पढ़ डाली। जब कहीं जाकर मुझको चैन आया और अब इंशाअल्लाह मैं भी देखूंगी कि मलेरिया रजिया को फिर किस तरह सताएगा। आप लोग बस चैन से बैठे एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, इसका कसूर उसका कसूर। आखिर जिस तरह मलेरिया का कीड़ा पकड़ा गया उसी तरह उसका कारण भी मालूम हो सकता है, और जिस तरह की मलेरिया की दवा मालूम हो गई आखिर उसका भी कोई इलाज होगा। अभी अभी आपके मिर्जा साहब ने देखिए फसाद रोक ही दिया। इनसे पूछिए दवा भी, यह कोई रोकना है? अब रोक दिया, 6 महीने बाद फिर सही। मैं तो ऐसा इलाज चाहती हूँ जो इस कमबख्त फसाद की जड़ ही मुल्क से जाए। अरे भाई, रोकना वोकना क्या, हम तो सरकारी नौकर हैं, हुक्म की पाबंदी करते हैं। सफिया ने बिगड़ कर कहा, अच्छी नौकरी हुई, कल सरकार हुक्म दे कि निर्दोष को फांसी लगा दो, क्या कोई फांसी लगा देगा? हसन मिर्जा ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, बेगम हसन को नौकरी करनी होगी तो वह जरूर लगा देगा। सफिया रह गई और उसका मुंह देखने लगी। उसको लगा कि हसन मिर्जा ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। कुछ सेकेंड उसकी तरफ देखा और खिसफियानी होकर बोली, नहीं 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 हसन, तुम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकोगे। और फिर एक विशेष आशा से मिर्जा की ओर देखने लगी। लीजिए भाई, आप हर बात को बढ़ा लेती हैं, बेकसूरों को कौन फांसी लगवाता है। चलिए जाकर रजिया को ले आइए। आप तो हर बार बाल की खाल निकालने बैठ जाती हैं, बेकार खुद भी परेशान होती हैं और दूसरों को भी करती हैं। सरकारी नौकरी वालों और विशेष रूप से पुलिस वालों की बीवियों को कोई हक इस तरह की बातों का ना होना चाहिए, ठीक है ना मिर्जा? हसन, जो सफिया को 2.5 साल में अच्छी तरह समझ गए थे, चुपके से उठे और सिगरेट जलाकर खामोशी से कमरे में टहलने लगे। सफिया की मजली बहन की शादी भी ठहर गई थी। सफिया बहन को कीमती जेवर तोहफे में देना चाहती थी। उसे घर में कम खर्च करना शुरू कर दिया था। हसन मिर्जा रिश्वत तो कभी ना लेते थे, अतः वेतन और भत्ते में बस अच्छी तरह गुजर करते थे। बल्कि सफिया अपने पति की इस अच्छाई पर उनकी बहुत इज्जत करती थी।
कई बार इस तरह के मौके खुद उसके हाथ आए, लेकिन हसन मिर्जा ईमानदारी पर रहे। वैसे भी व्यक्तिगत रूप से वे बहुत नेक और ईमानदार आदमी थे। सरकारी चपरासी जो मिले थे उनमें एक को वह 10 रुपए महीना देते थे जब घर का काम करने देते थे, दूसरा चपरासी केवल सरकारी काम करता था। शादी के बाद पहली सर्दी में तो सफिया गर्भवती थी। फिर रजिया पैदा हुई तो वह माँ के यहाँ ही रही और मिर्जा के साथ दौरे पर न जा सकी। उसको गांव की सीनरी से बहुत दिलचस्पी थी और गांव सिर्फ उसने रेलों से देखा था और अब करीब से उनको जानना चाहती थी। दूसरे साल जब हसन दौरे पर जा रहे थे तो अपने बीवी बच्चों के साथ गए। सफिया बहुत खुश थी। एक तो मौसम अच्छा और दूसरे हसन को बुर्ज न मिलता था तो ज्यादा समय दोनों का साथ ही गुजरता था। हर जगह से दूसरी जगह जाने तक बैलगाड़ियां, कुली, लारी, जिस चीज की आवश्यकता हो समय से पहले हाजिर हो जाती थी। मुर्गी, अंडे, घी, दूध, किसी चीज की कमी न थी। इस शान व शौकत को देखकर सफिया बहुत परेशान थी कि हसन सारा रुपया बेकार में खर्च कर देंगे तो वह बहन के लिए फिर कुछ खरीद न सकेगी। उसने हसन से कहा था, इस सब की क्या जरूरत है? हसन ने कहा, यह सब तुम्हारे अपने हाथ में है। थानेदार से जो कहोगी वही तो लाएगा। सफिया ने थानेदार को बुलाकर हिसाब मांगा तो वह कहने लगा, बेगम साहब, मेरी तो यह खुशी थी कि आप पहली बार मेरे इलाके में आई हैं। मेरा दिल चाहता था कि आप मेरी ही मेहमान रहती। सफिया के कहने पर वह तैयार हो गया कि वह हिसाब दे देगा। सफिया ने कहा, आप रोज मुझसे पूछकर चीजें मंगवाया कीजिए और रोज का हिसाब दे दिया कीजिए। थानेदार ने कहा, बेगम साहिबा, यह मेरे लिए जरा मुश्किल है, मैं अंत में इकट्ठा ले लूंगा। आपको जिस चीज की जरूरत हो आप अपने चपरासी के हाथ कहला भेजें, हाजिर हो जाएगी। सफिया को सुकून हो गया, लेकिन वह इस ख्याल से कि कहीं अंत में दाम ज्यादा न ले लिए जाएं, हर चीज को देखकर लिख लेती। यहाँ तक कि उसने कुली और गाड़ियां भी लिखनी शुरू कर दी और अपनी ओर से कम खर्च करने को तैयार हो गई। जब 15 दिन खत्म हुए तो कई बार मांगने पर थानेदार साहब ने कहा, साहब, हिसाब विसाब मैंने लिखा नहीं, ख्याल है कि कोई 20-25 रुपए खर्च हुए होंगे, यही दे दीजिए। सफिया 20-25 रुपए का नाम सुनकर हैरान रह गई। वह अगर 50-60 भी सुन लेती तो कम समझती। समझ गई कि थानेदार एक किस्म की रिश्वत दे रहा है। बिगड़ गई और बोली, थानेदार साहब, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं और मेरे पति इस तरह की बातें पसंद नहीं करते। 15 दिन से 9-10 आदमी तो हर जगह कैंप पर लगे रहते हैं। कुली अलग, बैलगाड़ियां अलग, 3 बार पूरी लारी शहर से आई और खाना पीना, फिर हर समय लकड़ियां चलती हैं। आप किस तरह कहते हैं कि 20-25 रुपए खर्च हुए? थानेदार भला 20 साल की छोकरी को क्या खातिर में लाता? बोला, बेगम साहिबा, पैसा तो सरकारी नौकर देते हैं, गांव के चौकीदार हैं, मुखिया हैं, नौकर इसी दिन के लिए तो रखे जाते हैं और देहात में हर चीज सस्ती है। आप तो शहर का हिसाब लगा रही हैं। सफिया थोड़ी सी चकराई और फिर संभल कर बोली, एक मुर्गी के दाम क्या होते हैं? यही 2-3 आने होंगे। उसने लापरवाही से कहा, क्यों बे, मुर्गी के दाम क्या होते हैं? थानेदार ने एक देहाती को आवाज दी और साथ ही 2 उंगलियों का इशारा कर दिया। एक तो देहाती डर गया और फिर समझा कि थानेदार साहब जरा अच्छी कीमत पर मुर्गियां बेचना चाहते हैं। घबरा कर बोला, हुजूर 2 रुपए। तूने तो घोड़े के दाम बता दिए, मुर्गी के पूछ रहा हूँ, मुर्गी के। उसने थानेदार साहब की फिर 2 उंगलियां देखी, फिर समझकर बोला, 2 आने। सफिया हंस पड़ी। थानेदार चुप हो गए, लेकिन उसको भी बात की तह तक जाने आदत थी। बोली, अच्छा थानेदार साहब, मैं अभी मालूम करके देहातों की कीमतों का पता बता दूंगी। यह कहकर गांव जो पास में ही था उसकी ओर चली। थानेदार साहब बेबस होकर हसन मिर्जा की तलाश में निकले। देर बाद मिर्जा उनको मिले। उन्होंने नर्म अंदाज में सफिया की शिकायत शुरू की। मिर्जा साहब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं बेगम साहब को नहीं समझा। मैंने कहा कि जैसी और मेम साहब आती हैं बिल देखकर खुश हो जाती हैं, उसी तरह बेगम साहब को भी खुश कर दूं। बात क्या हुई? हसन मिर्जा ने पूछा। बेगम साहब ने मुझसे शुरू में कहा था हिसाब दे दिया करो। आज मैंने हिसाब दिया, बहुत नाराज हुई। मिर्जा खुद समझे कि खर्च इस बार बहुत बेढंगा हुआ है और सफिया रुपए जोड़ने पर तुली हुई है। पूछने लगे, कुल कितना हुआ? साहब 20-25 रुपए मांगे थे। हसन मिर्जा ने हैरत से थानेदार की ओर देखा और कुछ समझ न सके। बेगम साहब बिगड़ी इस बात पर हैं कि बहुत कम है। अब मिर्जा समझे कि क्या करें साहब, हमारी तो हर तरह मुसीबत है। अब कोई अफसर आता है तो वह बिल ही नहीं मांगता, कोई आता है तो थोड़ा देकर समझता है मैंने बहुत दे दिया। साहब यकीन मानिए, हर 1000-1500 रुपया मेरा अपनी गिरह से उठ जाता है। मिर्जा साहब, आपसे तो कोई पर्दा नहीं, एक आप ऐसे अफसर हैं कि आदमी खुलकर बात कर सकता है।
₹95 मेरी पगार है। अब आप ही बताइए, मैं ये 1000-1500 रुपया क्या अपने बाप के घर से लाता हूँ? अब बेगम साहब शिकायत कर रही हैं कि तुमने हिसाब गलत दिया। गलत न दे तो क्या करें? अभी 25 दिन हुए कलेक्टर साहब रह कर गए हैं। 12 दिन रहे, साथ में कई दोस्त शिकार को लाए थे। बस खर्च का कुछ न पूछिए, मैंने हिसाब सिर्फ 55 रुपये का दिया। मेम साहब ने काट कूट कर मुश्किल से 30 रुपये पकड़ा दिए। ये देखिए, जेब टटोल कर एक मुड़ा मुड़ाया कागज निकाला, लीजिए ये देखिए। अब बेगम साहब से इतने में सफिया पीछे से आई। उसका गुस्सा और टी बढ़ा हुआ था। वह भी हसन मिर्जा के पास इंसाफ के लिए आ रही थी। थानेदार उसको देखकर चलने लगा। ठहरिए थानेदार साहब। थानेदार साहब ने सलाम करके कहा, मैं मिर्जा साहब से अपनी गलती मान चुका हूँ। बेगम साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? यहाँ का तरीका यही है। सफाई में उसने वह पर्चा पेश किया और सब बातें भी दोहराई। सफिया यह सुनकर हैरान रह गई, लेकिन फिर भी उसने अपना मोर्चा न छोड़ा और बोली, खैर आप मिर्जा साहब को तो जानते हैं, वह तो कई बार आ चुके हैं। उसके सवाल से मिर्जा साहब के दिल में एक तीर लगा। थानेदार ने मिर्जा साहब की तरफ देखा और भांप कर बोला, बेगम साहब, अगर सच बोलने की इजाजत हो तो मिर्जा साहब का खर्च ही क्या है? एक चिड़िया मारी और भून कर खा ली, और रहा इधर से उधर जाने का खर्च, वह तो एक जगह टिक गए, घोड़ा लिया और घूम आए। यह सब जो इतना हुआ यह तो आपके कारण था, और मिर्जा साहब तो 2-3 दिन से ज्यादा कभी रहे भी नहीं। बात सही थी। सफिया चुप हो गई। मिर्जा ने दोनों का समझौता इस बात पर करवा दिया कि जो लोग वहां मौजूद थे उन सबको मुआवजा दे दिया जाए, और जहां से चले आए थे वहां फिर जाना मुश्किल था, अतः वहां का हिसाब थानेदार साहब ही भेज दे। सफिया ने फिर इसकी बात नहीं की, लेकिन उसके लिए वह दौर खाक में मिल गया। इन सब बेगारियों की जिसको वह दान न दे सकी थी, उसको चैन न लेने देती थी, और मुर्गी खानी तो उसने बिल्कुल छोड़ ही दी थी। मिर्जा भी कुछ न कहते थे, लेकिन जब कभी दौरे की बात आ जाती, सफिया की सूरत उसको शर्मिंदा कर देती थी। मिर्जा ख्याल जरूर रखते थे कि बेगार उनकी वजह से न हो, लेकिन फिर भी कहाँ तक बच सकते थे। लेकिन मिर्जा की आत्मा पुकार उठती कि तूने सफिया की तरह सावधानी क्यों न बरती। अब उनके दिल में सफिया से एक तरह का डर पैदा होने लगा। पुलिस की नौकरी में इतने जबरदस्त उसूल किस तरह निभ सकते थे। अब एक मोटर वाले ने उनसे मोटर ठीक करवाने के दाम नहीं लिए थे, उन्होंने जेल तक की धमकी दी थी। नवाब जफर अली हर डिप्टी को हर साल कम से कम आम और मेवा आदि जरूर भेजा करते थे। मिर्जा के नहीं करने पर वे खुद आकर बैठ कहे कि साहब, आप मेरी मोहब्बत को क्यों ठुकराते हैं? मिर्जा ने 1000 समझाया कि साहब, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वह माने ही नहीं। महीने भर बाद कुछ जरूरत से आ खड़े हुए और मिर्जा को मुरव्वत में काम करना पड़ा। वह जानते थे कि सफिया तो नहीं कर देती, लेकिन सफिया खरी थी। ये बेचारे अक्सर मुरव्वत में मारे जाते। सफिया के दिल में जहां और 1000 कांटे थे, वहीं मिसेज टांस के 30 रुपये का बहुत बड़ा कांटा था। उसको पहली दफा एहसास हुआ कि अंग्रेज लिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और न जाने क्यों उसको अब मिस्टर मार्टिन पर भी शक होने लगा, और मियाँ बीवी के बीच एक हल्का सा पर्दा पड़ गया। दौरे से आकर कुछ दिन बाद जब क्लब गई तो सबने पूछा कि कहो क्या वक्त गुजरा, और मिस्टर टॉमस तो सफिया पर खास मेहरबान थे। पूछने लगी कहाँ कहाँ गई थी। सफिया ने सब बताया और पूछा कि आप लोगों का खर्च कितना होता है। मिसेज टॉमस, जो एक अंग्रेज शरीफ खानदान की बीवी थी, उन्हें इस तरह की बदतमीजी की बातों की आदत न थी। सफिया को कल्चर्ड हिंदुस्तानी समझती थी। ये सवाल सुनकर लाल हो गईं और ठंडी सांस भरकर कहने लगी, ये सवाल तो बिल्कुल प्राइवेट है, आप क्यों पूछती हैं? सफिया ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन मैंने इस बार अंदाजा लगाया कि खर्च तो बहुत होता है, लेकिन बिल हम लोगों को बहुत कम दिया जाता है। मिसेज टॉमस हंसी। इस बार तो थानेदार ने मुझे लूट लिया था। क्यों जैक? वह तो अगर मैं हिसाब न देख लेती तो शायद मुझे ठग कर ही ले जाता। वह तो रोग है। सब थानेदार और तहसीलदार एक से हैं। मैं तो उसूल के तौर पर उनके बिल को आधा कर देता हूँ। कलेक्टर जैक टॉमस बीवी की गवाही को आगे बढ़े। उसूल का नाम सुनकर सफिया चौंक पड़ी। उसके लिए सारी जिंदगी ही एक उसूल थी। मिर्जा मजाक में उसे बीवी उसूलन कहकर पुकारते थे। सफिया का चेहरा देखकर डर गए, टाई खींचने लगे। खांसे भी कि सफिया की आंख मिल जाए, लेकिन सफिया इस नए उसूल को समझने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, मिस्टर टॉमस, आपकी बात समझ में नहीं आई। मिसेज टॉमस ने पति के बदले जवाब दिया, सब नेटिव बेईमान होते हैं। फिर सफिया की तरफ देखकर जल्दी से बोली, मेरा मतलब सब निचले वर्ग के नौकर पेशा और कुल्ली लोग। सफिया, जिसका इरादा लड़ाई करने का न था और जिसने यह बात थानेदार को झूठा ठहराकर अपनी आत्मा को ठंडा करने की कोशिश की थी, जो केवल मिस्टर टॉमस की ही नहीं
बल्कि सारे अंग्रेजों की दिल से इज्जत करती थी। मिसेज टॉमस के इस जवाब के लिए बिल्कुल तैयार न थी। उसने कटलिंग को भी पढ़ा था और उसने कई जगह यही शब्द लिखे थे, लेकिन न मालूम क्यों उसने कभी इसकी तरफ गौर नहीं किया था, जबकि आंखें अंग्रेजी साहित्य में ऐसी चीजें ढूंढने की आदी थीं। लेकिन कान न थे और मिसेज टॉमस ने अपने इन शब्दों को, जिसे केवल वह अंग्रेजी सोसाइटी में बोलने की आदी थी और जो गलती से उनके मुंह से निकल गए थे, उसे छुपाना चाहा, लेकिन वह अपना काम कर चुके थे। सफिया के शरीर में कंपकपी शुरू हो गई, लेकिन वह बहुत सीधे सादे शब्दों में मिसेज टॉमस के वाक्य को काटकर बोली, आप ठीक कहती हैं मिसेज टॉमस, हिंदुस्तानी तो होते ही बेईमान है, लेकिन आप अंग्रेजों की ईमानदारी भी देख लो। 12 दिन आप 6 दोस्तों को लेकर दौरे पर रहीं, शिकार खेला, 3 लारियां हर वक्त आपके लिए खड़ी रही, खाने पीने का सामान अलग। जब बेईमान सुंदर सिंह ने आपको 55 रुपए का बिल दिया तो आपने उसूल से आधा करके 30 रुपए पकड़ा दिया। तो बहुत लाजवाब यह अंग्रेजी उसूल है। मिसेज टॉमस अपनी हरकतों से हर हिंदुस्तानी जिससे वह बात कर लेती उस पर जाहिर कर देती कि यह उनका खास करम है। वह कलेक्टर की बीवी होने की हैसियत से अपने को जिले की मलका समझती थीं और पहली बार किसी ने उनके साथ इतनी बदतमीजी की थी। गुस्से में लाल होकर खड़ी हो गई और बोली, हाउ डेयर यू। मिसेज मॉर्गन, जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस की बीवी थीं, गुस्से में बोली, तुम्हें कैसे खबर मिली। सफिया 1 सेकेंड तो रुकी, फिर बोली, मैंने सुंदर सिंह के पास खुद सारा हिसाब देखा है। प्रीतम सहाय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो खड़े यह सुन रहे थे आगे बढ़े और कहने लगे, सुंदर सिंह की किस तरह मजाल हुई और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि मिसेज मिर्जा से गलती हुई है और वह आपसे माफी मांग लेंगी। मिसेज टॉमस ने फिर एक बार अपनी ऊंची जगह संभाली। उनको सफिया की बातें ऐसी लगीं जैसे वह किसी फंक्शन पर अध्यक्ष बनने आई हो और किसी मस्खरे ने उनकी कुर्सी पीछे से खिसका दी हो और वह भरी महफिल में टांगे ऊंची करके गिर पड़ी हो। प्रीतम सहाय ने सफिया को गलत साबित करके उनको फिर से अपनी जगह पर खड़ा कर दिया था। सफिया ने आंखें फाड़कर प्रीतम की तरफ देखा। प्रीतम को वह पहली बार समझ रही थी। उसकी सारी पुरानी बातें शेखी ही थीं। प्रीतम की आंखों में आंखें डालकर बोली, प्रीतम साहब, आप क्यों इतने बेचैन हो गए। माफी तो मिसेस टॉमस को मांगनी चाहिए। उन्होंने पहले हम सबको बेईमान कहा था, जिसमें आप भी शामिल हैं। हसन मिर्जा घबराकर गर्दन खुजाते हुए कमरे से बाहर चले गए। पहले तो सफिया को उनकी मदद की जरूरत ही न थी। उसूल के सवाल पर वह अकेली मिसेज टॉमस ही क्या पूरी रेजिमेंट का मुकाबला कर सकती थी। सफिया के जवाब के बाद कमरे में खामोशी छा गई। एक अंग्रेज मर्द और 2 औरतें वहां मौजूद थे। तीनों सुर्ख चुकंदर बने खड़े थे। सफिया जाहिर में बिल्कुल खामोश और अंदर से तंदूर की तरह भुन रही थी और प्रीतम सहाय बिल्कुल उस कूड़े की तरह कमरे में ढेर थे जो उड़ उड़ कर मेहमानों के सामने मेजबानों आतिथ्य को शर्मिंदा कर रही हो। सफिया उठी, अपना बटुआ उठाया और क्लब के बाहर जाकर अपनी मोटर में बैठ गई। उसके जाते ही मिसेज मॉर्गन ने जोर से सांस लिया और कही, वेल। मिसेज टॉमस को फिर कुदरत ने जबान दी और बोली, अपने सबऑर्डिनेट से एक होकर मिलने का यह नतीजा है। टीवी को मोटर में बैठा देखकर हसन मिर्जा भी मोटर में जा बैठे और मोटर चलाकर घर चले गए। ना रास्ते में दोनों ने बात की और न घर पहुंचकर। मिर्जा टहलने चले गए। सफिया कुर्सी पर बैठी रही। उसके जहन में अब कोई भी ख्याल न था। मिर्जा वापस आकर पुलिस की फाइल निकालकर काम करने लगे। शादी के 3 साल के समय में पहली रात दोनों ने एक दूसरे से न बात की और न खाना खाया। सुबह सवेरे ही मिर्जा घर से निकल गए। सफिया अब परेशान थी। वह जान रही थी कि हसन उससे बहुत नाराज हैं, लेकिन यह भी जानती थी कि उसका कोई कसूर न था। वह अपने ईमान को हसन पर से कुर्बान न कर सकती थी। हसन ने दोपहर को भी खाना न खाया, न मालूम कहाँ रहे। शाम को ब्रजलाल, उनकी बीवी और सुल्तान आ गए। बात क्लब से कुछ बाहर निकल चुकी थी। वकीलों के बार में भी इस पर गुपचुप बातें हुई थीं। कुछ लोग मिसेज टॉमस से गुस्सा थे, कुछ प्रीतम सहाय से, और सब के सब इस बात को देखना चाहते थे कि इतनी बड़ी बात हो गई, उसका हसन मिर्जा पर क्या असर पड़ेगा। सुंदर सिंह के समाप्त हो जाने में तो कोई शक न था। सफिया का मुंह देखकर, जिस पर 24 घंटे के फाके का असर था, किसी की हिम्मत न हुई कि बात को दोहराता। इधर उधर की बातें हो रही थीं कि हसन मिर्जा आए और आते ही सफिया पर बरस पड़े। बस खुश हो गईं। लड़कर एक किला अपने चारों ओर बना लिया है। ना मालूम किस दुनिया में रहती हैं। अगर आपके इतने कड़े उसूल हैं तो घर पर रहिए। किसने कहा कि दुनिया भर में घूमती फिरिए। कोट उतारकर कुर्सी पर फेंक दिया और ब्रजलाल से बोले, यार अजब आफत में जान है। फिजूल मुझमें और मार्गन में झगड़ा हो गया। किसी ने जवाब ना दिया। सफिया तो बिल्कुल बुत थी। मिर्जा एक कुर्सी पर बैठ गए।
रूमाल से पसीना पोंछा और कहने लगे, यह घर में बैठी बैठी ईमानदारी, सच्चाई आदि के उसूल छांटा करती है। यह क्या जाने कि हम लोग किस मुसीबत में पड़कर काम करते हैं। हाँ बहन, हम औरतों को क्या, बाहर मर्द चाहे कुछ भी करें। मिसेस ब्रजलाल, जिन्हें ठीक से खबर न थी कि मामला क्या है, समझाने लगी। सफिया को सबने मिलकर चोर बना दिया। वह अपने को उस खरगोश की तरह महसूस करने लगी जो बेकसूर होता है, फिर भी शिकारी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। खुद तो लड़ाई, मेरा तो खैर जो होगा देखा जाएगा। उस गरीब सुंदर सिंह को बिल्कुल बर्बाद कराई। आज मोर्गन कह भी रहा था कि सुंदर सिंह, क्या मोर्गन से भी तुमसे बातें हुई? ब्रजलाल ने पूछा। बातें हुई? मिर्जा हंसे। 3 बजे दफ्तर पहुंचा तो मोर्गन का एक पर्चा रखा था कि मेहरबानी से मुझसे आकर मिलो। उसके घर गया कि 1 घंटा मुझको बदमाश ने खड़ा रखा और फिर कहने लगा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बीवी और मिसेज टॉमस में झगड़ा हो गया। मैंने कहा, मुझे भी अफसोस है। फिर कहने लगा, मिसेज टॉमस उम्मीद रखती हैं कि तुम्हारी बीवी उनसे माफी मांगेगी। मैंने कहा, यह औरतों की बातें हैं, मिसेज टॉमस को जो कहना है मेरी बीवी से कहें। आपको और मुझको इस बीच में बोलने की जरूरत नहीं। छल्ला पड़ा और कहा, मैंने ही नहीं बल्कि सब अफसरों ने ही तुमको कभी छोटा न जाना और बराबर का समझ कर मिले, लेकिन तुमको अपनी जगह न भूलनी चाहिए। मिसेज टॉमस ही नहीं बल्कि मैं भी सोचता हूँ कि तुम्हारी बीवी को माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा, आप मुझको ये अर्थात जो आप कह रहे हैं एक हुक्म की सूरत में लिख कर दे दीजिए। अगर मुझको नौकरी करनी होगी तो मैं माफी मांग लूंगा। मेरी बीवी सरकारी नौकर नहीं है और न मिसेज टॉमस सरकारी अफसर। बस भन्ना कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मिर्जा तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। अतः बहुत सख्त बातें हुई। फिर मिर्जा सर पकड़ कर बैठ गए। 9 साल की नौकरी में ऐसा कभी न हुआ था। फिर खामोशी छा गई। फिर मिर्जा उठे और आवाज दी कि चाय ले आए। फिर टहलने लगे, कभी सिगरेट जलाते कभी फूंक देते। फिर बोले, इन अंग्रेजों के मुंह तो कभी ना लगना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी बला से कुछ दे या न दे, तुमको क्या, तुम अपना हिसाब साफ रखो। तुम्हें क्या कोई 10 दे या 100? मिसेज टॉमस ने पहले हिंदुस्तानियों को बेईमान कहा था। सफिया ने बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से कहा। मिर्जा ने कोई जवाब न दिया। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं मिसेज टॉमस से माफी मांगू? कौन कहता है कि तुम माफी मांगो? मिर्जा एक बार फिर बरस पड़े। चाय आ गई। नौकर तो मक्खन ले आया। मिर्जा बनाकर पीने लगे। न मेहमानों को पूछा न बीवी को। कुछ अजब मौका था, सब चुप थे। सुल्तान हसन ने खामोशी को तोड़ा और कहा, चलो अब। तीनों धीरे से उठकर चले गए। बाहर बरामदे में आकर ब्रजलाल ने कहा, देखो यार सुल्तान, ये बातें बाहर न निकलें अपितु बेचारे के लिए और बुरा हो जाएगा। सुल्तान ने भी सर हिला दिया। मिर्जा ने चाय पी और तोस खाए। पेट में गर्मी पहुंची तो दिमाग ठंडा हुआ और होश आया। टीवी की सूरत की तरफ देखा तो वो चुप बैठी दरवाजे से बाहर घूर रही थी। चेहरा खाना पीना बंद करने के कारण पीला हो रहा था। मिर्जा ने अंग्रेजी में कहा, सफिया यहाँ आओ। सफिया उठी और जमीन पर पैर मोड़कर हसन की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मिर्जा ने उठा लिया और कहा, एक तो लड़ाई, अब रोती हो रोने की, क्या बात है? हसन, मैं अपने घर चली जाऊंगी। आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई? सफिया ने सिसकियां भरते हुए कहा, मैं अब चली जाऊंगी? कहाँ? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैंने गलती की? हाँ, बात तो तुमने ही छेड़ी थी, लेकिन मेरा इरादा वो 55 की बात कहने का ना था। वह जब उन्होंने सब हिंदुस्तानियों को बेईमान कहा तो मैं गुस्से में आ गई। थोड़ी देर ठकर कर, तो क्या आप सचमुच समझते हैं कि मुझे माफी मांगनी चाहिए? मिर्जा ने धीरे से सर हिलाया और कहा, नहीं, यह मैंने कभी नहीं कहा। सफिया ने हसन के गले में हाथ डालकर और अपना मुंह उसके सीने में छुपाकर, अगर आप कहते भी तो मैं न मानती, क्योंकि मैंने सच्ची बात कही थी। दोनों रोने के बाद जो एक हल्का सा बोझ लिए थे भूल गए, जैसे दोनों ने फिर से एक दूसरे को पा लिया हो। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से रशीद जहां द्वारा लिखित कहानी फैसला। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।